तो आज हम एक नई यूनिट चालू करने वाले हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहले डेफिनेशन और फार्मूला पढ़ते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि एफ ऑफ टी क्या है। एफ ऑफ टी एक ऐसा फंक्शन है जो डिपेंड करता है वेरिएबल टी पे। टी यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पर टी जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर एफ बार एस एक और दूसरा फंक्शन है जहाँ पर एस जो है ये भी एक वेरिएबल है और एस जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी पे लगाते हैं कि ऐसे फंक्शन पे जो टी पे डिपेंड करता है उस पर अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एक वेरिएबल एस पे डिपेंड करता है। ये देखिए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी विल गिव अस another function which is f bar s which is dependent on variable s। तो ये हम समझ गए कि जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी एक ऐसे फंक्शन पर लगाते हैं जो वेरिएबल टी पे डिपेंड करता है तो हमारा रिजल्ट एफ बार एस आता है, जहाँ पर टी टाइम है और एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर एफ ऑफ टी एक रियल वैल्यू फंक्शन है, let of f of t be a real value function defined in the interval किस इंटरवल में डिफाइन है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक के इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइंड है। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब एफ ऑफ टी पे जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे उसका जो रिजल्ट है दैट इज गिवन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी विल बी गिवन बाय it is represented by, the result is represented by f bar s as I stated above। और उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e raised to the power minus s into t multiplication with f of t dt। तो ये है हमारी पूरी डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कि जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं एक ऐसे फंक्शन पे जो t वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो उसका रिजल्ट हमें एक ऐसा फंक्शन मिलता है जो s वेरिएबल पे डिपेंड करता है। और वो रिजल्ट कैसे मिलता है? वो एक फॉर्मूले को लगा के मिलता है जो कि है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, और किसका इंटीग्रेशन? e रेज टू द पावर माइनस s इंटू टी होल मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ टी डी टी। मतलब यहाँ जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी टी से हमें ये समझ में आता है। तो यहाँ पर जो L है इसे हम कहते हैं L इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। ठीक है, और यहीं पर हम इन्वर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर अभी तो इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन्वर्स लाप्लास का, आगे चल के इसे और डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी तो मेन है कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझें, इन्वर्स जो फंक्शन है लाप्लास का वो आगे समझ में आ जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि अगर मैं एफ ऑफ टी पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाता हूँ तो एफ बार एस मिलता है। तो अगर मैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा किस पे? एफ बार एस पे, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो एफ ऑफ टी मिलेगा। और यहाँ पर जो L इन्वर्स है इसे कहते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। हाँ, अब हम समझेंगे कि कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस पे जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर लगाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। एलिमेंट्री मतलब जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपका जो एफ ऑफ टी है वो दे रखा है किसके बराबर? एक कांस्टेंट नंबर के बराबर, जैसे कि 1 मान लेते हैं, दैट इज़ अ कांस्टेंट नंबर। तो जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का निकालेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 1/s मिलेगा। ठीक है, तो और यही हमारा क्या हो जाएगा? एफ बार एस से इसे ही रिप्रेजेंट करते हैं।
यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि s हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि s डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही पूछ लूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2, तो वो क्या हो जाएगा 2/s। और वहीं पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 पूछूंगा तो वो 3/s हो जाएगा। तो एक जनरल फार्मूला बन गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n विल बी गिवन बाय n/s। तो ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला या फिर ये आया कैसे। तो प्रूफ कुछ इस प्रकार से कि बाय डेफिनेशन से हम ये जानते हैं कि जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी f ऑफ t फंक्शन का निकालते हैं, फंक्शन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन t, तो वो कैसे दिया जाता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e⁻st इंटू f ऑफ t dt। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि f ऑफ t की वैल्यू जो है 1 है। 1 क्यों है ये मैंने ऊपर आपको डिस्कस ही ये कर रहा हूँ कि उस फंक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ जिसका वैल्यू 1 है या फिर कोई भी कांस्टेंट नंबर है। तो f ऑफ t को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ 1 हर जगह पे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 to infinity e⁻st। यहाँ पर भी अगर मैं 1 पुट करूँगा तो आ जाएगा 1 और ये dt। अब मैं अगर e⁻st का इंटीग्रेशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू dt, तो e कुछ भी हो तो उसका इंटीग्रेशन करने पे वही सेम वैल्यू आती है और जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर वेरिएबल t है और s जो है यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में। तो ये जो भी t का कोफिशिएंट है जो कि एक कांस्टेंट नंबर है उससे हम डिवाइड कर देंगे और लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी। तो जब हम लिमिट रखेंगे, पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1/s कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं और अंदर बचेगा e⁻st और लिमिट है 0 से t तक। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं कि e⁻st को डिनोमिनेटर में लाके e⁻st लिख देते हैं और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, यहाँ t लिख दिया, सॉरी यहाँ 0 से इन्फिनिटी। तो अब आप देख सकते हैं कि -1/s तो कांस्टेंट है, पर जब यहाँ पर e में t की जगह मैं पहले इन्फिनिटी रखूँगा अपर लिमिट, तो यहाँ पर e⁻ आएगा और यहाँ पर 1/e⁻0 आएगा। लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ पर जब माइनस करके लोअर लिमिट पुट करूँगा तो e⁻0 आएगा। अब मैं एक चीज़ ये बताता हूँ कि जैसे 1/10 है तो वो आएगा 0.1, 1/100 कर दूँगा तो आएगा 0.01, 1/1000 कर दूँगा तो आएगा 0.001। तो जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे हमारी जो वैल्यू है 0 के पास पहुँचती जा रही है। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को टेंड करता है तो जो हमारा जो आंसर है वो एकदम 0 के पास पहुँच जाएगा। तो 1/e⁻∞ में e⁻∞ का वैल्यू आएगी लगभग इन्फिनिटी के को टेंड करेगी। तो 1/ बहुत बड़ा नंबर या फिर 1/∞ को हम अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 1/e⁻0 बचा, तो e⁻0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1/s। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 और अ कांस्टेंट नंबर इज गिवन बाय 1/s, हेंस प्रूव्ड। अब हम अपना अगला एलिमेंट्री फंक्शन डिस्कस करते हैं कि अगर f ऑफ t की वैल्यू जो है हमारी वो किसके बराबर हो जाए, t⁻n के। तो यहाँ पर दो केस आते हैं। पहले केस में क्या रहता है कि अगर तो आपका जो n है तो अब हम अपना अगला एलिमेंट्री फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो हमारा अगला एलिमेंट्री फंक्शन होगा कि अगर f ऑफ t जो है t⁻n के बराबर हो। तो इसमें दो केस आते हैं। इफ़ n इज़ अ positive integer, if it is a positive integer then Laplace transform of t⁻n जो है वो आता है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1। अब यहाँ पर n फैक्टोरियल या फिर कोई भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं मैं बस वो थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3, 2, 1। हम उस नंबर को उससे एक कम, फिर उस नंबर को उससे एक कम,
ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए और उन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे ही अगर 6 फैक्टोरियल है तो 6, उससे एक कम 5, उससे एक कम 4, उससे एक कम 3, उससे एक कम 2 और उससे एक कम 1। तो इस प्रकार से हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। तो जब हमारा n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है तो हम कुछ जो t रेज़ टू द पावर n है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू द पावर n+1 से निकालते हैं। और अगर n जो है वो एक पॉजिटिव फ्रैक्शन हो किस तरीके के फ्रैक्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, कुछ इस प्रकार के 1/2 हो गया या फिर 3/2 हो गया या फिर 5/2 हो गया, 7/2 हो गया। तो यहाँ पर आपको वही फ्रैक्शंस मिलेंगे जिनका डिनोमिनेटर 2 होगा। तो ऐसे केस में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा t रेज़ टू द पावर n का वो कुछ ऐसे निकालेगा कि n+1 अपॉन s रेज़ टू द पावर n+1। ये गामा फंक्शन है, इसे हम रीड करते हैं गामा n+1 अपॉन s रेज़ टू द पावर n+1। गामा n+1 जो है उसको मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, उससे वो सॉल्व हो जाता है। गामा n+1 की वैल्यू होती है n गामा n। तो इसकी मदद से हम यहाँ पर रखी हुई वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊँगा तो इससे गामा n+1 को कैसे यूज़ करते हैं और इस फार्मूले को कैसे यूज़ करते हैं वो और समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और कि जब गामा 1/2 की वैल्यू पूछी जाए तो वो हो जाता है √π के वैल्यू बराबर। तो ये दो फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर f(t) की वैल्यू है हमारे पास t³ तो हमें फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t). तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो हमारा f(t) है वो किस फॉर्म में दे रखा है, t रेज़ टू द पावर n के। तो यहाँ पर अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें तो हमें ये समझ में आता है कि जो n की वैल्यू है वो 3 है। और यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जब f(t) निकालेंगे इसका मतलब ये है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, t रेज़ टू द पावर 3 का। तो यहाँ पर n फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू द पावर n+1। तो n की जगह हमें 3 पुट कर देना है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू द पावर 3+1। 3 फैक्टोरियल हमारा होगा 3 × 2 × 1 और नीचे आ जाएगा s रेज़ टू द पावर 4। तो ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 6 अपॉन s रेज़ टू द पावर 4। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम t³ का निकालेंगे तो उसका आंसर मिलेगा 6 अपॉन s रेज़ टू द पावर 4। अब एक अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें जो f(t) की वैल्यू दी है वो t रेज़ टू द पावर 3/2 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि f(t) जो है हमारा वो यहाँ पर भी t रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में दे रखा है, बट यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। यहाँ से हम कंपेयर करें दोनों की पावर तो पता चलता है n की वैल्यू 3/2 है। तो इस केस में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t) आएगा या फिर बोल सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू द पावर n इन दिस केस वो क्या आने वाला है हमारे पास, गामा n+1 अपॉन s रेज़ टू द पावर n+1। अब n की जो वैल्यू है यहाँ से हमें पता है कि वो 3/2 है, तो यहाँ पर पुट करेंगे अगर तो ये आएगा गामा 3/2 + 1 अपॉन s रेज़ टू द पावर 3/2 + 1। तो मैं यहाँ पर ये जो गामा 3/2 + 1 है इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो गामा 3/2 + 1, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि गामा n+1 की वैल्यू होती है n गामा n। तो यहाँ पर n की जगह हमारे पास क्या है 3/2। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n गामा n आना चाहिए, मतलब 3/2 गामा 3/2 आना चाहिए। अब हमने इसे ऐसा लिख लिया। अब जो गामा के अंदर 3/2 है इसमें न्यूमरेटर 3 को हम 1+2 लिख दें और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहने दें। और अब क्या करें कि डिनोमिनेटर दोनों न्यूमरेटर में सेपरेट कर दें, मतलब 1 के नीचे भी 2 दे दें और 2 के नीचे भी 2 दे दें। तो ये हो जाएगा 1/2 + 2/2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 गामा 1/2 + 1। अब यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, ये ऊपर वाला, कि यहाँ पर अब n की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो 3/2 कांस्टेंट बाहर है। अब यहाँ पर n गामा n + 1 की वैल्यू हो जाएगी n गामा n, और दिस टाइम n की वैल्यू जो है हमारी वो 1/2 है। तो 1/2 गामा 1/2। तो अब देख सकते हैं कि 3/2 और 1/2 कांस्टेंट है, बाहर है, तो इनको 3/4 लिख दूं और हमारे पास बचा गामा 1/2। ऊपर अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो मैंने गामा 1/2
किसके बराबर बताया है, रूट पाई के बराबर, तो यहाँ पर डायरेक्ट रूट पाई रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 रूट पाई अपॉन 4। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि गामा 3/2 + 1 की जो फाइनल वैल्यू आने वाली है वो है 3 रूट पाई बाय 4। तो अब हम वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म t⁻n की निकालना था, जहाँ पर n की वैल्यू 3/2 थी। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, हमारा जो न्यूमरेटर है वो किसके बराबर आ गया, 3 रूट पाई अपॉन 4 के। तो हम न्यूमरेटर में 3 रूट पाई अपॉन 4 रख देंगे और s की पावर को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म t⁻3/2 का आ गया 3 रूट पाई अपॉन 4, ये न्यूमरेटर हो गया, और s की पावर में 3/2 + 1 था तो वो हो जाएगा 5/2। या फिर और सिंप्लीफाई करना तो इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं 3 रूट पाई अपॉन 4 टाइम्स s⁻5/2। तो ये हो गया सेकंड जो हमने एलिमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला देखा उसका एप्लीकेशन। तो अब हम थर्ड अपना एलिमेंट्री फंक्शन देखने वाले हैं कि अगर f ऑफ t की वैल्यू जो है e⁻at हो जाए तब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लगाते हैं और उसका क्या आंसर आता है या फिर क्या फॉर्मूला आता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/s-a। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो a है यहाँ पर उसे हमें साइन के साथ पुट करना है। मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि अगर e⁻3t का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो 1/s-a होगा, फॉर्मूले से पता है। और a अगर हम क्या कंपेयर करें e⁻3t को e⁻at से तो यहाँ पर पता चल रहा है साफ साफ क्या कि a की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हम 3 रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर जो आएगा वो आएगा 1/s-3। और यहीं पर अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहीं पर अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे होते e⁻⁻4t का, तो अब हम e⁻at से जब इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि जो t का कोफिशिएंट है यहाँ पर -4 है और यहाँ पर t का कोफिशिएंट a है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a की वैल्यू है -4। तो दिस टाइम जब हम फॉर्मूला लगाएंगे वो 1/s-a तो लिखेंगे, पर यहाँ पर जो a लिखेंगे वो साइन के साथ रखेंगे, मतलब जो a की वैल्यू है वो -4 रखेंगे। तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/s+4। +4 क्यों, क्योंकि ये माइनस था और साथ में ये माइनस आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा 1/s+4। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻4t का आंसर है 1/s+4। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ किस पे, ये e⁻at वाले फॉर्मूले पे, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है प्लस और माइनस में। तो अगर हमारे पास फंक्शन दे रखा है मान लो e⁻20t, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे e⁻20t का, या फिर बोल सकते हैं e⁻20t किस फॉर्मेट का है, e⁻at का। तो हमेशा ऐसे लिख के कंपेयर कर लेना चाहिए। इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ t का कोफिशिएंट a है और यहाँ t का कोफिशिएंट 20 है, तो ये पता चल गया कि a की वैल्यू यहाँ 20 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था 1/s-a, तो डायरेक्ट a की जगह हम 20 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट वहीं पर एक और क्वेश्चन देखते हैं कि f ऑफ t की वैल्यू अगर e⁻30t होती, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ e⁻30t होती तो इसको भी e⁻at के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर तो t का कोफिशिएंट a है पर यहाँ पर t का कोफिशिएंट -30 है, ना कि सिर्फ 30। तो यहाँ से ये कंक्लूड किया हमने कि a की वैल्यू जो है वो -30 है। तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगाएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻30t का, तो वो आ जाएगा 1/s-a ही आएगा, बट दिस टाइम s की वैल्यू जो है वो -30 होगी। तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 1/s+30 आ जाएगा। तो ये रहा उसका एक और क्वेश्चन ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे एलिमेंट्री फंक्शन पे कि अगर f ऑफ t की वैल्यू जो है sin at के बराबर दे रखी हो, sin at के, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at इज गिवन बाय a/s² + a², ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ जैसे sin at है वैसे ही cos at भी होता है, तो वो भी साथ साथ बता देता हूँ कि f ऑफ t की वैल्यू अगर आपको cos at दे रखी हो तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है,
यहाँ पर तो जो a है वो कांस्टेंट नंबर है, ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, पर जब cos 80 होता है तो हमारे पास वेरिएबल s ऊपर आता है, बाकी डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो sin 80 के जो हमारे केस में है उसका आंसर आता है a/s² प्लस a², और cos 80 के केस में s/s² प्लस a² आंसर आता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं, ताकि और क्लियर हो जाए कि अगर हमारे पास sin 20t दे रखा है, किसकी वैल्यू f(t) की, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालेंगे sin 20t का, तो हमारे पास ये पता चल रहा है कि ये जो sin 20t है ये किस फॉर्म में है, sin 80 के। तो यहाँ से ये कंक्लूड किया कि a की वैल्यू 20 है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, a/s² प्लस a²। तो a की वैल्यू डायरेक्ट 20 पुट कर दीजिए, 20/s² प्लस 20 का स्क्वायर, ये हमारे पास 20/s² प्लस 400 आ जाएगा। यहीं पर अगर एक और क्वेश्चन देखूँ मैं कि हमारे पास जो f(t) की जो वैल्यू है वो cos के टर्म्स में दे रखी है, या फिर हम बोल देंगे ये दे रखी है cos 30t। तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 30t का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो वो उस फॉर्म को लिख लेना है जिसके बराबर f(t) दे रखा हो। जैसे f(t) किस फॉर्म में दे रखा है, cos 80 के फॉर्म में। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a की वैल्यू 30 है, तो सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है cos के केस में, cos 80 के केस में s/s² प्लस a² या फिर a² प्लस s²। तो s तो एज इट इज़ रख देंगे, वेरिएबल है, a की वैल्यू 30 का है तो 30 का स्क्वायर प्लस s²। फाइनल आंसर आ जाएगा s/900 प्लस s²। अच्छा, कई बार ऐसे भी फंक्शन दिए जा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए जा सकते हैं जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड ना हो, मतलब डायरेक्ट हम फार्मूला ना अप्लाई कर पाएँ, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़े या फिर रिड्यूस करना पड़े ताकि फार्मूला अप्लाई हो जाए। जैसे कि अगर हमारा जो f(t) है उसकी वैल्यू दे हो रखी होती sin क्यूब 2t, यहाँ पर जो sin 2t है उसका क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कोई फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास फार्मूला है sin 80 का, ना कि sin क्यूब 80 का। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक के, उसकी मदद से रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे sin 3θ इज इक्वल टू 3 sin θ माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ओ सॉरी sin क्यूब है, हाँ sin क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है sin क्यूब थीटा को अलग करके उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम इसे लेफ्ट साइड भेज दें तो 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस sin 3θ। इसे हम राइट साइड ले आए तो साइन चेंज हो गया नेगेटिव, और इसे लेफ्ट साइड ले गए तो ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर sin क्यूब थीटा अलग कर लें अगर, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 sin थीटा माइनस sin 3θ अपॉन 4, ठीक है। तो अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin क्यूब 2t, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहले तो हम यहाँ पर sin क्यूब 2t में ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि हमें सिंप्लीफाइड वर्जन मिल जाए। तो sin क्यूब 2t, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 sin 2t, थीटा की जगह बस 2t रख देना है, तो 3 sin 2t माइनस sin 3 टाइम्स 2t अपॉन 4, और सिंप्लीफाई करेंगे। एक ध्यान ये रखिए कि डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को दे दीजिए, मतलब न्यूमरेटर 2 हैं तो डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए। तो 3 sin 2t अपॉन 4 माइनस साइन, यहाँ पर 3 इंटू 2 हो जाएगा sin 6t अपॉन 4। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin क्यूब 2t की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वैल्यू, क्योंकि sin क्यूब 2t एट लास्ट इसी के बराबर है, तो हम sin क्यूब 2t की जगह अंदर रख देंगे थ्री sin 2t अपॉन 4 माइनस sin 6t अपॉन 4। अब ध्यान ये रखिए कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे एक ये फंक्शन हो गया और एक दूसरा फंक्शन है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये दोनों पे बढ़ जाएगा, ये इस पर भी चला जाएगा और इस पर भी। जैसे कि आपने बचपन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a इंटू बी प्लस सी दे रखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो
कुछ इसी प्रकार से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही हो रहा है, कुछ इसी प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t अपॉन 4, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 6t अपॉन 4। तो देखो कांस्टेंट ध्यान रखना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब लगाते हैं तो कांस्टेंट हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 3/4 जो है कांस्टेंट है, 3 और 4 कांस्टेंट है, तो 3/4 बाहर आ गया, हमारे पास अंदर बचा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t, और यहाँ पर भी 1/4 बाहर ले लूँ तो अंदर बचेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 6t। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास जो पहले साइन क्यूब 2t था वो सिंप्लीफाई हो गया कुछ इस फॉर्म में, और यहाँ पर अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर के अंदर साइन 80 वाला फॉर्म मिल रहा है। तो यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ भी साइन 80, यहाँ भी साइन 80। इस केस में a की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, इस केस में a की वैल्यू 6 होगी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² अपॉन s² प्लस a²। तो यहाँ पर a की जगह 2 है तो 2² अपॉन s² प्लस 2 का स्क्वायर। फिर ये नेगेटिव साइन 1/4 कांस्टेंट था तो वो एज इट इज आ गया। यहाँ पर फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 60 लगाएंगे तो वो आ जाएगा a² अपॉन s² प्लस a²। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो भी आंसर होता है वो कौन से फंक्शन के बराबर होता है, f/s। मैंने पहले भी जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, जैसे ये क्वेश्चन करवाया, तो ये जो आंसर है किसके बराबर हो गया, f/s के। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम f(t) फंक्शन के ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर लगाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है f/s। तो यहाँ पर भी ये f/s के बराबर होगा, और ऊपर जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर लगाने के बाद जो ये बच रहा है, ये सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास, ये f/s के बराबर ही होगा। उसी से हम डिनोट करेंगे, वो लिखना ज़रूरी भी है हर केस में, ताकि सामने टीचर को पता चल सके। अब मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिसमें डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, बट अगर हम उसे मैनिपुलेट या फिर रिड्यूस करें तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कि अगर f(t) की वैल्यू दे रखी हो साइन 2t कॉस साइन, ये 2 है, साइन 2t कॉस t, तो इसका मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम निकालेंगे f(t) का तो वहाँ पर होगा हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t कॉस t। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास साइन 80 कॉस bt का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला लगा के पहले से रिड्यूस कर लेंगे मतलब, और सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला जो ऊपर बताया मैंने वो डायरेक्ट लग सके। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है, एक फॉर्मूला है 2 साइन a कॉस b का, ये होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें ध्यान रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। तो यहाँ पर हमारे पास है साइन a कॉस b, यहाँ पर भी है साइन a कॉस b के फॉर्म में है, तो हम 2 को राइट साइड भेज लेंगे पहले। तो साइन a कॉस b बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन a प्लस b प्लस कॉस साइन a माइनस b होल डिवाइडेड बाय 2। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम साइन 2t कॉस t पे लगाएंगे तो वो किस तरीके से सॉल्व होगा, तो देखिए a की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या पुट करना है 2t, और b की जगह यहाँ पर t पुट करना है। ये कैसे पता चला, यहाँ से देख के पता चल रहा है कि यहाँ साइन 2t है और cos t है। तो पहले इसको मैं पुट कर लूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आ लूँ, तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा। तो यहाँ पर पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि साइन 2t cos t को सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा, तो साइन a की जगह 2t रखना है और b की जगह t रखना है। यहाँ पर भी a की जगह 2t रखना है और b की जगह t रखना है, होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ आ जाएगा साइन 3t प्लस साइन t, और 2 जो है वो दोनों को बांट दीजिए, मतलब दोनों न्यूमरेटर में अलग अलग कर दीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते वक्त आसानी होती है। cos t, तो साइन 2t cos t की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो हो गई साइन 3t अपॉन 2 प्लस साइन t अपॉन 2। तो अब हम जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकालेंगे साइन 2t cos t का, तो इसका मतलब यही है कि साइन 2t cos t की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 3t अपॉन 2 प्लस साइन t अपॉन 2। तो यहाँ पर फिर लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये इस फंक्शन में भी हो जाएगा और इस फंक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t अपॉन 2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t अपॉन 2। एक मैंने बात आपको और बताई थी कि जो भी कांस्टेंट है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर आ सकते हैं, तो यहाँ पर 1/2 को डायरेक्ट बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t प्लस
फिर यहाँ 1/2 है तो उसे बाहर ले लीजिए, वो कांस्टेंट है। यहाँ बचेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। तो यहाँ पर फिर देख सकते हैं आप कि ये साइन 3t जो है वो साइन 80 के फॉर्म में आ गया है और हमें साइन 80 का फॉर्मूला पता है। यहाँ पर बस कंपेयर करके यहाँ पता कर लीजिए कि फर्स्ट केस में a की वैल्यू 3 है, सेकंड केस में a की वैल्यू 1 है। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 टाइम्स a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1/2 a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अटेम्प्ट किए जाते हैं जहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला ना लग रहा हो, उसे रिड्यूस किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के मदद से।